हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फिर आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ मोडाल्स। ठीक, मोडाल्स चैप्टर ये जो है ब्राइट क्लासेस के सिलेबस के अनुसार 6th है, जिसमें से मैं आप लोगों को कैपिटल लेटर छोड़ दिया हूँ, कैपिटल लेटर नहीं पढ़ाया हूँ। तो ये यहाँ हम लोग 5वें नंबर पे इसका अध्ययन करेंगे और बाकी जो भी पढ़े हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वह जा करके उसका अध्ययन कर लें। ठीक, इसके बाद में आप मोडाल्स पढ़िए, एकदम आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि मोडाल्स आज पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मोडाल्स आज मैं इस तरीके से बताने वाला हूं जो कि एकदम बेसिक से आपको टॉप तक बताऊंगा। कि जो मोडाल्स है, इसमें मोडाल्स में हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को भी लेकर के अध्ययन करेंगे इसमें, और थोड़ा यहाँ इसका यूजेज जो है यहाँ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि मोडाल्स किसको कहते हैं और ये कौन कौन हैं। ठीक, तो चलिए मैं सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिख देता हूँ मोडाल्स का, कि मोडाल्स का डिफिनेशन क्या है। चलिए देखेंगे। मोडाल्स का डिफिनेशन कह रहा है आपका कि वह क्रिया जो सभी पर्सन के कर्ता के साथ बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसे होते हो उसे मोडाल्स कहते हैं। यानी कि वह क्रिया जो सभी पर्सन के कर्ता के साथ, चाहे पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन का कर्ता हो, और उसके साथ बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि उसका रूप चेंज न हो। जिस तरीके से वर्ब का रूप जो है 5 है, वर्ब अपना चेंज करता है रूप V1 V2 वर्ब 3 में इस तरीके से, लेकिन यह जो है मोडाल्स अपना रूप को नहीं बदलता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि वह क्रिया जो सभी पर्सन के कर्ता के साथ बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हो उसे मोडाल्स कहते हैं। क्लियर? मोडाल्स का डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते जाइए, नोट्स बनाइए एकदम। और इसके बाद में आपको जहां समझ में आए, जिससे समझ में आए, आप ग्रामर पढ़िए और इसके बाद में ही आप अध्ययन कीजिए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ मैंने लिखा है मोडाल्स। और मोडाल्स जो है मुख्य रूप से ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ये 10 होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें 10 नहीं अध्ययन करेंगे, बल्कि इसमें और 3 अध्ययन करेंगे, 3 को जोड़ करके। ये जो 3 है ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मोडल जो है बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है, लेकिन मार्जिनल में ये कंडीशन है कि यह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में होता है। किसमें होता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में दोनों। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ये 3 जो है वह दोनों में प्रयुक्त होता है, यानी मेन वर्ब की तरह भी होगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। लेकिन मोडाल्स जो है यह मूल रूप से ही हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। तो ये 10 कौन कौन से है? देखिए, सबसे पहला है कैन। कौन है? कैन। क्या है? कैन। कैन, इसका पास्ट ऑफ कुड। दूसरा मे, माइट, इसी का पास्ट ऑफ है शैल, शुड, विल, वुड, और टू, मस्ट। और ये तीनों जो है आपका ये मार्जिनल है। नीड, डेयर और यूज्ड टू। क्या है? नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीनों मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 10 है, मूल रूप से मोडाल्स है, और ये तीनों जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये इतने हैं। अब इस सब का अध्ययन जो है अलग अलग रूप से है कि कब ये यूज करते हैं। क्या कहीं पर भी हम लोग इन सब का यूज कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब कैन का प्रयोग कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, कुड का कब होगा और किस स्थिति में होगा। क्लियर? तो यहाँ आप समझ लें कि कैन का प्रयोग जो है ये एबिलिटी बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए? एबिलिटी बताने के लिए होता है। तो क्या कैन का ही ये पास्ट रूप है? जब कुड, कैन का ही क्या है? पास्ट रूप है, तो कुड का भी प्रयोग होगा एबिलिटी ही बताने के लिए, लेकिन ये पास्ट टाइम में होगा और ये प्रेजेंट टाइम में होगा। दोनों में डिफरेंट ये है। ठीक, मे और माइट जो है दोनों का प्रयोग जो है आपका पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। हिंदी जो है आपका कैन का
मे का और माइट, ये तीनों का ही आप हिंदी एक ही फाइंड करोगे, सकना। ठीक, लेकिन यहाँ तीनों के यूज में अंतर है, मैं आप लोगों को वो अंतर भी लिख करके अभी बताऊंगा। शैल, ये फ्यूचर एक्शन है, शैल और शुड। ठीक, याद करने के लिए आप लोगों को मैं लिखा हूं इस तरीके से कि ताकि याद हो जाएगा। कैन, कुड, बोलिए एक बार में याद हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट और मस्ट, और टू, मस्ट और नीड, डेयर और यूज टू। ये इस तरीके से आप याद करेंगे इसको। ठीक, शैल फ्यूचर एक्शन है, शुड एडवाइस के लिए होता है, ठीक, टेकिंग एडवाइस, ड्यूटी, डायरेक्शन, और विल जो है भी फ्यूचर एक्शन है, गागेगी के अर्थ में होता है शैल और विल दोनों। तो ये जब आई और वी सब्जेक्ट रहता है तब होता है, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। क्लियर? और वुड इसका पास्ट रूप है, पास्ट एक्शन वुड। तो पास्ट का हैबिट जब भी बताना हो तब वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, या यूज टू, ये भी पास्ट का हैबिट ही है। वुड या यूज टू, ये दोनों पास्ट का ही हैबिट का होगा। मोस्ट चाहिए का अर्थ में लगाया जाता है सर्टेनिटी का बोध कराने के लिए। ठीक, निश्चितता जब भी बताना हो तब वहां मस्ट का प्रयोग होता है। और टू एडवाइस या मोरल ड्यूटी के लिए होता है। किसके लिए? एडवाइस या मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक जब भी कर्तव्य हो तब वहां और टू का प्रयोग होता है। नीड, नीड मीन्स होता है जरूरी होना या आवश्यकता होना। तो जरूरी होना या आवश्यकता होना जब भी होगा बोध तो इसमें नीड का प्रयोग होता है। डेयर मीन्स होता है साहस करना और दुस्साहस करना, दोनों ही होता है, साहस करना और दुस्साहस करना। तो साहस हम लोग कहेंगे जब अच्छे काम के लिए वह काम करेगा कोई भी तो वह साहस होगा। अगर बुरे काम के लिए कोई भी प्रयास कर रहा है तो वह उसका क्या होगा? दुस्साहस होगा। तो दोनों ही अर्थों में डेयर का प्रयोग होता है। यूज टू हो ही गया, आपका पास्ट का एक हैबिट बताना होगा तब वहाँ यूज टू का प्रयोग होता है। क्लियर? तो अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसका लिख करके बता दूंगा 30। ठीक, क्योंकि जो भी मैं यहाँ आप लोगों को एक डायग्राम बना करके दिखाया था उन सबका ही प्रयोग यहाँ लिखा हूँ, और टू यहाँ। ठीक, ये सब है। और हिंदी अर्थ भी लिख लेंगे इसको सब लोग। ठीक, इस तरीके से तो नोट कीजिए। चलिए अब मैं यार इसका व्याख्या कर रहा हूं। तो सबसे पहला था कैन, क्या था? कैन। तो कैन का प्रयोग जो है, कैन, मे और माइट, इन तीनों का प्रयोग इधर देखिए लिखा हूं मैं कि इन तीनों का प्रयोग सकना, यानी कि हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? सकना। तो ये जो है सकना जो क्रिया है ये यूज होगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस अर्थ में ये तीनों का प्रयोग होता है हिंदी अर्थ में। लेकिन अब तीनों का हिंदी अर्थ एक ही है, तो क्या आप कहीं पर भी लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संभव क्या है कि कैन का प्रयोग तब होगा जब उस वाक्य में 100% एबिलिटी का बोध हो। उस वाक्य में क्या हो? 100% एबिलिटी का बोध होगा, तब उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा होगा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ तो मैं सक्षम हूँ, इस कार्य को करने में सक्षम हूँ। ठीक, या आप बोल सकते हैं कि वह खाना बनाने योग्य है, यानी कि वह सक्षम है कि नहीं है? सक्षम है, वह खाना बना सकती है। तब यदि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने में 100% अगर सक्षम है तब उसमें आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, मे और माइट दोनों का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, संभावना बताने के लिए। क्या बताने के लिए? संभावना। तो संभावना जो होता है आप एक अनुमान की तरह होता है कि संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे गेस किया जाता है, उसको मान के चलिए तो। लेकिन इसका भी प्रयोग सकना के ही अर्थ में होता है, ये ध्यान देना आप लोग तीनों कंडीशन में, नहीं तो आप तुरंत गलत कर जाओगे। ए का प्रयोग जो है 50%, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी जब बताना होगा, जैसे आपको लगे कि उस कार्य से कर्ता, उस कार्य को कर्ता करने में क्या है 50% पॉसिबिलिटी है, यानी 50% का काम होने की संभावना हो। अगर जो उस वाक्य में काम हो रहा है
अगर आपको लगता हो कि नहीं हाँ 50% वह हो सकता है, तब आप उसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 25 से 35% का बोध हो तो उसमें माइट का प्रयोग करें। अब इसमें दोनों में आप स्वतंत्र हैं कि नहीं हाँ कौन सा आप पॉसिबिलिटी उसमें देख रहे हैं दोनों में। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है तो क्या संभव है? नहीं। अगर बादल छाया हो तो संभव है कि नहीं है? तो कंडीशन देख करके अगर वहां हम बोल रहे हैं, जैसे बादल देख रहे हैं कि नहीं हाँ आसमान में बादल है, तो कहेंगे कि आज बारिश हो सकती है, तो वहां हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। 50% पॉसिबिलिटी है कि बादल है तो हो सकता है, 50% पॉसिबिलिटी हो गया। अगर बादल नहीं है तो वहां थोड़ा बहुत बादल देख रहे हैं तो वहां बोलेंगे 25 से 35% पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अब चलिए कुड, उसके बाद अगला क्या है? कुड। कुड का प्रयोग जो है सका, सकता था या सका था हिंदी अर्थ में। ये हिंदी इसका क्या क्या हो सकता है? सका, सकता था या सका था के हिंदी अर्थ के साथ आप कुड का प्रयोग लगा सकते हैं। ठीक, ये क्या है? तो द पास्ट ऑफ कैन, यानी कि कैन का ये पास्ट रूप है। कुड जो है कैन का क्या है? पास्ट रूप है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले से ही कि कैन जो है 100% एबिलिटी बता रहा है, तो कुड भी 100% एबिलिटी ही बताएगा। लेकिन ये कैन जो है प्रेजेंट एक्शन में था और ये किस में होगा? पास्ट एक्शन में, क्योंकि पास्ट है, बीते हुए समय का बोध कराएगा। तो जैसे अभी कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो मैं आपको पढ़ा सका या सकता था, यहाँ देख रहे हैं ना, या सका था। क्लियर हो गया? तो जब भी अगर कैन का पास्ट रूप बताना हो तो आप वहां किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। या फिर सका, सकता था, सका था के हिंदी के अर्थ में अगर आपको बनाना हो तो आप वहां कुड का प्रयोग करें। क्लियर? चलिए, शैल और विल ये दोनों जो है आपका फ्यूचर एक्शन है, यानी कि आने वाले समय में कोई भी कार्य होता है तो उसको हम लोग फ्यूचर एक्शन बोलते हैं। शैल और विल दोनों फ्यूचर एक्शन है और ये गा, गी, गे के हिंदी अर्थों में प्रयोग होते हैं। अगर गा, गे, गी देखें आप और आपको लगा कि नहीं हाँ वहां हमको यूज करना है, तो वहां फ्यूचर एक्शन में गा, गे, गी के अर्थ में शैल या विल का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ दोनों एक ही है, तो कहाँ शैल करेंगे और कहाँ विल लगाएंगे, ये देखिए। तो शैल का प्रयोग जो है यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी हो, क्या हो? यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल लगाएं। क्या लगाएं? शैल। और नहीं तो रेस्ट ऑल। बाकी आई और वी को छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। किसको छोड़ करके? आई और वी को छोड़ करके दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो आप उसके साथ विल लगाइए। कौन सा एक्शन में? फ्यूचर एक्शन में। ठीक, कौन सा एक्शन में? फ्यूचर एक्शन में। क्लियर? वुड और यूज टू ये भी है। द हैबिट ऑफ पास्ट, ये जो है पास्ट के हैबिट को बताता है। हैबिट उसको हम लोग कहते हैं जब कोई भी कार्य करने की आपका आदत हो, जैसे आज भी किए, कल भी किए, परसों भी किए, इस तरीके से आदत हो। या रुक रुक करके भी हैबिट होता है, जैसे आज आप काम किए वो कल नहीं किए, परसों करेंगे। जैसे कहना होगा कि उसके पिताजी पान खाया करते थे, उसके पिताजी पान खाया करते थे। तो अभी खाते हैं कि नहीं खाते ये भी नहीं पता, लेकिन पहले खाया करते थे ये पता चल रहा है ना। तो द हैबिट ऑफ पास्ट, तो जहां भी द हैबिट ऑफ पास्ट का बोध हो वहां आप वुड या यूज टू ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं, या आप ये स्वतंत्र हो। वुड भी लगाएंगे तो ये ध्यान देना है कि वुड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रहे, नहीं तो कॉमन एरर फाइंड करते समय आप लुढ़क जाओगे इसमें। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये ध्यान देना है आपको पास्ट में। तो इसमें सेंटेंस कैसे आ सकते हैं? जैसे आपको सेंटेंस इसमें मिल जाएंगे कि उसके पिताजी पान खाया करते थे। ठीक, तो वहां क्या करेंगे? हिज फादर वुड च्यू द बेटर। ठीक, या कहेंगे कि मैं पढ़ाया करता था, मैं सुबह में एक्सरसाइज किया करता था। ये सब क्या है? द हैबिट ऑफ पास्ट है। ठीक, तो रोज करते हैं नहीं करते हैं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उसका काम है, वह हैबिट है कि रोज करता ही होगा या एक दो दिन बीच डाल के करता होगा। और टू, अगला क्या है? और टू, चाहिए। अब देखेंगे यहाँ कि चाहिए हिंदी अर्थ जो आप देख रहे हैं तीन को देख रहे हैं, और टू का भी, मस्ट का भी और शुड का भी। तो क्या तीनों का चाहिए का अर्थ में कोई लगा देंगे, और भी लगा देंगे, मस्ट भी लगा देंगे या शुड भी लगा देंगे? कहीं पर भी नहीं। अगर ऐसा आप करते हो तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, इस पे ध्यान देना है थोड़ा।
एकदम इस तरीके से समझेंगे कि नहीं और कहाँ मस्ट होगा और कहाँ शुड होगा और कहाँ ought to होगा। देख ध्यान से देखेंगे तो ought to का जो है चाहिए का अर्थ में मोरल ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी? मोरल ड्यूटी। तो अगर मोरल ड्यूटी होगा यानी नैतिक कर्तव्य, तो अब यहाँ समझना होगा कि नैतिक कर्तव्य किसको कहते हैं। तो नैतिक कर्तव्य उसको कहते हैं जो कि अपना ही कर्तव्य हो और आपके सिवा उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आप समाज में अभद्र माने जाओगे, वही आपका नैतिक कर्तव्य है। जैसे अगर आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा कौन करेगा? मैं करूँगा? नहीं, आप करेंगे। आपके बड़े भाई हैं तो उनका इज्जत कौन करेगा? मैं करूँगा या आप करोगे? तो रिगार्डिंग करना भी आपका काम है। आपके दादा दादी हैं तो उनकी सेवा करना आपका धर्म है। क्या है? ये सब नैतिक कर्तव्य है, यानी फैमिली रिलेशन, कंट्री से, ये सब आपका क्या है? नैतिक कर्तव्य है। कुछ हम लोगों का कर्तव्य बनता है जैसे फाउंडेशन, फंडामेंटल ड्यूटी है ये, ठीक। तो इस तरीके से अगर मोरल ड्यूटी आपको जहाँ कहीं पर भी मिले और चाहिए उस वाक्य के अंत में लगा हो तो आप वहाँ ought to का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना होगा कि उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो उसके माता पिता हैं तो कौन सेवा करेगा? मैं करूँगा, आप करिएगा? नहीं ना, नहीं। तो वहाँ क्या हो जाएगा? he ought to serve, तब करेंगे his parents। क्लियर? ought to समझ में आ गया? मस्ट चाहिए का अर्थ में होता है, लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता। क्या होता है? निश्चितता, या स्ट्रॉन्ग डिजायर, या फिर डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा निर्देश करना। स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक, यानी कि मजबूत कोई भी इच्छा रख रहे हैं और आपका एकदम ठोस स्ट्रॉन्ग मजबूत इच्छा हो, आपका पूर्ण इच्छा हो, तब वहाँ उसमें हम लोग क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। सर्टेनिटी निश्चितता, ये तो समझ ही रहे हो आप लोग कि वह एकदम निश्चित ही होगा, तब उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे आपको कहना है होगा कि आप लोगों को सुबह में दौड़ना चाहिए, आप लोगों को सुबह में दौड़ना चाहिए, तो अगर एकदम निश्चित ही अगर कह रहे हैं तब उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर कह रहे हैं मैं कि सभी छात्रों को 7 बजे तक क्लास में बैठ जाना चाहिए, तो ये मेरा निर्देश है कि नहीं है? ठीक। और निश्चितता बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहे हैं कि 7 बजे तक ही बैठना है, तब उसमें किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? मस्ट, ये समझ में आ गया मस्ट। चलिए नीड, डेयर और शुड, ये तीनों बचा। नीड बहुत ही आसान है। अगर हिंदी आप देखेंगे आवश्यकता होना या जरूरी होना, आवश्यकता होना या जरूरी होना, तो वहाँ नीड लगा देंगे। जैसे कहना होगा मुझे एक कलम की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, आई नीड गो देयर। नीड समझ में आ गया? चलिए डेयर का प्रयोग साहस करना और दुस्साहस करना दोनों अर्थ में होता है। साहस करना और दुस्साहस करना, तो दोनों अर्थ अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए ध्यान से, आपको साहस करना और दुस्साहस करना एक दूसरे के विपरीत है। तो अब इसमें समझना होगा कि साहस कब होगा और दुस्साहस कब होगा। तो जब आप अच्छे काम के लिए प्रयास कर रहे हो तो वह साहस कहलाएगा, अगर आप बुरे काम के लिए प्रयास कर रहे हो तो वह क्या होगा? दुस्साहस होगा। क्लियर? और उस दोनों में के हिंदी अर्थ में डेयर का ही प्रयोग होगा। जैसे कहना होगा कि वह इंग्लिश लिखने का साहस करती है, तो सी डेयर, तब करेंगे राइट इंग्लिश, सी डेयर राइट इंग्लिश। क्लियर? अगर कहेंगे कि वह चोरी करने का साहस करता है कि दुस्साहस करता है? दुस्साहस करता है होगा ना, क्योंकि चोरी कर रहे हैं तो अच्छा काम नहीं ना कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा कि वह चोरी करने का दुस्साहस करता है, क्या हो जाएगा? he dare steal। आगे समझ में? चलिए शुड का प्रयोग ये भी चाहिए का अर्थ में ही होता है। किसके अर्थ में? चाहिए का अर्थ में। तो ये होगा एडवाइस, ड्यूटी, दोनों में होगा। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना या सलाह लेना भी। तो एडवाइस में 2 पार्ट होंगे आपका, क्या? एक टेकिंग एडवाइस एंड गिविंग एडवाइस। तो जब आप सलाह देंगे तो वह होगा गिवन एडवाइस, ठीक।
और अब जब लेंगे आप तो हो जाएगा टेकिंग एडवाइस। क्लियर? तो दोनों अर्थों में आप सलाह लीजिए या सलाह दीजिए, दोनों के अर्थों में आप शुड का ही प्रयोग करेंगे, चाहिए का अर्थ देख करके। अगर चाहिए नहीं भी रहता है तब भी आप शुड का ही प्रयोग करेंगे, एडवाइस और ड्यूटी देख करके। ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, वैसा लगे वाक्य से कि आपका ही यह कर्तव्य है तो आप वहां शुड का प्रयोग करें। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो वी शुड सर्व आवर कंट्री। ठीक, ये हम लोगों का क्या है? ड्यूटी है। शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए या शिक्षकों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? टीचर्स शुड टीच ऑनेस्टली। टीचर्स शुड टीच ऑनेस्टली, ये हो गया। तो यहाँ भी ड्यूटी हो गया। एडवाइस जैसे कह रहे हैं कि ठीक से लिखिए, आपको ठीक से लिखना चाहिए, ये शुड राइट वेल। ठीक, आपको सुबह में टहलना चाहिए, तो क्या है? अगर आप टहलिएगा तो मुझे फायदा होगा नहीं ना, तो ये एक सलाह है, ये आपको गिवन एडवाइस हो गया। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। अब सलाह कैसे लेते हैं? जैसे कहते हैं मुझे अब जाना चाहिए, तो ले रहे हैं सलाह। मुझे यह काम करना चाहिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो ये ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे? आई शुड रीड इंग्लिश। तो ये पूछ रहे हैं आप, अगर किसी टीचर से पूछ रहे हैं कि सर हमें इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए, तो ये क्या है? आपका टेकिंग एडवाइस है। क्लियर? अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा आप लोगों को कि अगर हिंदी अर्थ ना मिले लेकिन उससे 100% एबिलिटी का हो तब भी आप कैन लगाएं। अगर 50% पॉसिबिलिटी हो तब आप मे लगाएं। 25 से 35% पॉसिबिलिटी हो तो माइट लगाएं। अगर कुड में सका सकता था नहीं हो, अगर पास्ट कैन का पास्ट रूप में ही दर्शाना हो तो आप वहाँ कुड लगाएं। अगर आपका एक्शन फ्यूचर हो सिर्फ और गागे की हिंदी अर्थ ना हो तब भी आप देखेंगे तो वहाँ क्या शैली या विल का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी अर्थ ना भी मिले, कुछ ऐसे हैं जिसमें हिंदी अर्थ नहीं मिलते हैं, जैसे चाहिए वाला नहीं मिलेगा, कैन में भी नहीं मिल सकता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो चाहिए वाला में ना मिले लेकिन वहाँ सर्टेनिटी, मोरल ड्यूटी या स्ट्रॉन्ग डिजायर, डायरेक्शन, ड्यूटी, एडवाइस, इन सब का बोध देख करके आप वहाँ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लास, और आज के बाद में आपको ये मॉडल्स पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप दैट लिख लीजिए। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइएगा सबसे ऊपर, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप वॉच कर लेंगे। और धीरे धीरे मैं सिलेबस भी डाल दिया हूँ कि सिलेबस क्या है। अगर उस सिलेबस समझ में आ रहा है आपको तो देखिए और क्लास को भी देखिए, एकदम कंप्लीट कराऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी हम लोग थोड़ा लो है क्योंकि फाउंडेशन एकदम स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं, 0 से पर्सन एंड केस से। पर्सन एंड केस समझा, इसके बाद सिंपल सेंटेंसेस, व्हाट इज यूजर एंड इट्स यूजेज, इसके बाद में सेंटेंस एंड कैंड, सेंटेंस क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, कौन कौन है, कैसे यूज होता है, ए एन का प्रयोग, ये सब मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, क्लास हो चुका है ये सब। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वह जा करके इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, सब जा करके देखिए। इसके बाद में इस क्लास को भी देखिए, आपको एकदम कंप्लीट समझ में आएगा और आप इंग्लिश सीख पाएंगे एकदम ग्रामर के आधार पे, और स्पीकिंग, राइटिंग, स्पेलिंग सब आपका इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।